जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम किसी करियर के लिए एम करते हैं और उसको हम अचीव करते हैं, उसके बाद उस करियर में फर्स्ट डे अपने आप में ही एक स्पेशल डे होता है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एम कर रहे हो, चाहे किसी प्राइवेट जॉब के लिए एम कर रहे हो, प्लेसमेंट के थ्रू आप उसमें एंटर कर रहे हो, या अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो उसमें जब भी आप अपना एक फर्स्ट डे ऑफिस में एंटर करते हो और अपनी एक चेयर पे बैठते हो, वो अपने आप में एक स्पेशल फीलिंग होती है जो कि वर्ड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते थे कि सर आप अपनी फर्स्ट पोस्टिंग का एक्सपीरियंस बताओ, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताओ। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ इसीलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, बट इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें से आप कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी सीखोगे। जस्ट एक स्टोरी टेलिंग नहीं होगा, एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी आप सीखोगे। किसी भी बच्चे ने जब अपने नए करियर के फर्स्ट डे के लिए ऑफिस जाना होता है तो उस दिन सबसे ज्यादा कौन खुश होते हैं? उसके माँ बाप, उसके फैमिली वाले। अगर आपने घर में ही ऑफिस खोला है या कहीं बाहर आपने ऑफिस खोला, अपना कोई काम करने जा रहे हो, तो आपकी फैमिली आपके साथ जाती है, आप पूजन करते हो, सब बहुत खुश होते हैं आपके घर वाले, एक नया एनर्जी लेवल होता है आपके अंदर। इसी तरह मान लो प्राइवेट सेक्टर में आप एक प्लेसमेंट के थ्रू जॉब के लिए एंटर हुए हो, तो आपके घर वाले आपको पूजा पाठ करा के भेजेंगे, आपका तिलक करके भेजेंगे कि आपका करियर का फर्स्ट डे है, तो वो अच्छे से स्टार्ट हो। और इसी तरह जब एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आपने फर्स्ट टाइम कोई चार्ज संभालना हो, पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई एक गवर्नमेंट सीट पे बैठना हो, और उसके बाद आपके घर वाले आपके सामने हो, तो वो अपने आप में ही एक स्पेशल डे होता है। उनके मुंह पे जो आप खुशी देखते हो, आंखों में जो खुशी और खुशी के आंसू देखते हो, वो अपने आप में ही आपको एक सेटिस्फेक्शन से भर देते हैं। आपको लगता है कि जो मैंने इतना हार्ड वर्क किया, दिन रात मेहनत की, आज इनके आंखों के अंदर वो खुशी देख के आज मेरी वो सफल हो गई कहीं ना कहीं। आप हमेशा चाहते हो कि ऐसे मौके पे मेरे फैमिली वाले, मेरे माँ बाप मेरे बिल्कुल साथ हों। इसी तरह से मैं भी चाहता था, मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि जिस दिन मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हो, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम अपना चार्ज अज्यूम करूं, तो वो भी साथ हो। बट लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज है। डेस्टिनी को क्या मंजूर होता है आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। इंसान प्लानिंग्स बहुत करता है, बट जब वो मोमेंट आती है तो कई बार सिचुएशंस टोटली ऑपोजिट होती हैं। ऐसा ही मेरे केस में हुआ। मैं बात कर रहा हूं ईयर 2015 की। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था यूपीएससी CSC 2012 के एग्जाम से। तो जो मेरा बैच था डेट वाज 2013 बैच। क्योंकि आप में से अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो जिस साल का आपका एग्जाम होता है, क्योंकि जो एग्जाम का प्रोसेस है वो पूरा एक साल का होता है, तो जिस साल आपका रिजल्ट आता है तो वो साल जो है आपका बैच काउंट किया जाता है। तो मेरा 2013 का बैच था। तो ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद, मैं ये बात कर रहा हूँ ईयर 2015 की, जब ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट होके फर्स्ट पोस्टिंग होनी थी। 2015 में ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग जब चल रही थी उस टाइम पे फैमिली में सब कुछ सही था, घर वाले खुश थे ऑब्वियसली कि एक करियर में, नए करियर में एंटर करने जा रहा है, इसके बाद इसकी पोस्टिंग होगी, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था फैमिली में। फादर जो थे मेरे, वो एक अपनी एक्टिव लाइफ जी रहे थे, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। ईयर 2015 के मिड तक मेरी ट्रेनिंग चलनी थी और उसके बाद मुझे अपनी फर्स्ट पोस्टिंग ज्वाइन करनी थी। बट जब मेरी ट्रेनिंग का लास्ट फेज था, उस दौरान सडनली अनएक्सपेक्टेडली मेरे फादर को एक न्यूरो प्रॉब्लम होगी, काफ़ी सीरियस न्यूरो प्रॉब्लम होगी। EPM बोलते हैं उसको। बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो गया उस टाइम पे। तो अनकॉन्शियस स्टेट में ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनको ICU में एडमिट कर लिया गया। तो मुझे जब बताया गया ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं एक बार वापस घर आया, उनको देखा, तो उनकी हालत देख के कहीं ना कहीं मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का भी एक सडनली फेज आ जाएगा मेरे लिए। तो जब मैं वहां गया तो ही वॉज नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, मुझे पहचान नहीं रहे थे। और आप सोच सकते हो कि एक बेटे के लिए जब उसका फादर उसको ना पहचाने, किस तरह का एक माइंडसेट, एक फीलिंग आती है, एक वर्स्ट फीलिंग आप बोल सकते हो, जो कि आप नहीं बता सकते वर्ड्स में। अपने फादर को इस हालत में देख के मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वापस ट्रेनिंग पे जाने की। बट ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये जो इनको प्रॉब्लम हुई है, इसमें सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर सर्वाइव करेंगे भी तो बहुत ही रेयर चांसेस में इंसान वापस अपने पैरों पे खड़ पाता है, वापस एक नॉर्मल लाइफ जी पाता है। आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे मेरे लिए लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी।
उस टाइम मुझे ट्रेनिंग वगैरह कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने फादर दिख रहे थे। बिकॉज माँ बाप ही एक ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपको सेक्रीफाइसेस के साथ पाला होता है। आप कुछ भी लाइफ में अचीव करते हो वो उनके सेक्रीफाइसेस, उनके हार्डवर्क की वजह से ही अचीव करते हो। मैं अगर सिविल सर्विसेज में जाने लायक बना था तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से ही बना था। तो उनकी लाइफ से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको नहीं सोचता कि हाँ मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग का कुछ फेज रह गया है। बट मुझे मेरे फैमिली वालों ने, मेरे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि तेरा कुछ एक दिनों का ट्रेनिंग का फेज रह गया है, तू कंप्लीट कर, हम हैं यहाँ पे। इन केस कुछ भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी, तेरी रिक्वायरमेंट जैसे ही होगी हम तुझे उसी टाइम कॉल कर देंगे। किसी तरह एक हैवी हार्ट के साथ मैं वापस हिम्मत करके ट्रेनिंग पे गया। सो ट्रेनिंग के जो लास्ट फ्यू डेज थे वो फेज मेरे लिए बहुत ही एक लो फेज था। मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रखा था कि कब ट्रेनिंग खत्म हो और मैं वापस जाऊँ। मुझे एक तसल्ली देके भेजा गया था कि अभी आईसीयू में है पापा बट स्टेबल हैं, वैसे भी मिलने देते नहीं है, दिन में एक बार 1 या 2 लोगों को ही मिलने देते हैं, तो तू अपनी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट कर। क्योंकि पापा हमेशा चाहते थे कि तू ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करे और खुशी खुशी ज्वाइन करे, तो शायद पापा तब तक ठीक हो जाएंगे। बट मैं इंटरनेट पे उस प्रॉब्लम के बारे में कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था और वो पढ़ के मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसके बाद सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये क्लियर नहीं है, और कर पाएंगे तो किस स्टेट में आगे की ज़िंदगी जिएंगे। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज आ गया है आगे, और कहीं ना कहीं मेरे पापा की जो लाइफ है वो बहुत खतरे में है इस टाइम पे। तो जब ट्रेनिंग के 3 दिन रह गए थे उस टाइम पे मेरी सिस्टर का, मैं क्लास अटेंड कर रहा था तो बीच में ही सिस्टर का रोते हुए कॉल आया कि भैया पापा को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, अभी आ जाओ घर। तो क्लास बीच में छोड़ के मैंने अपने डायरेक्टर सर को बोला कि सर मैं अब आगे की ट्रेनिंग नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे घर पे मेरी रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम डायरेक्टर सर ने मेरी कंडीशन को समझा, कोऑपरेट किया, और जो 2-3 दिन ट्रेनिंग के रह गए थे उससे मुझे एग्जम्प्ट करके मुझे उस टाइम छुट्टी दे दी और घर जाने दिया। तो तुरंत उस दिन मैं घर आया तो जिस हॉस्पिटल में वो ऑलरेडी एडमिटेड थे उन्होंने बोल दिया था कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हमने फिर रातों रात अरेंजमेंट किया किसी दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, तो उनको वहाँ शिफ्ट किया। सो ट्रेनिंग के बाद बेसिकली आपको एक ज्वाइनिंग पीरियड दिया जाता है। जब भी आपका ट्रांसफर भी होता है तब भी आपको एक ज्वाइनिंग पीरियड दिया जाता है। वो ज्वाइनिंग पीरियड इस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप जो हाँ अभी प्रेजेंट स्टेशन पे थे वहाँ से उसकी दूरी कितनी है। तो मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग ऑर्डर आया था, जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, वो थी एज अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कसौली एंड दक्षाई। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये हिमाचल प्रदेश में एरिया है, कसौली एंड दक्षाई। कसौली काफ़ी फेमस जगह है तो आप में से काफ़ी को पता होगा। तो वहाँ मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑर्डर हुए थे पोस्टिंग के। दिस वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग। और आपको ये जो मैं फेज बता रहा हूँ ये है जून 2015 का, मतलब जून एंड 2015। जून एंड 2015 में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो मेरे को ज्वाइनिंग पीरियड मिला था 10 दिन का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई ट्रेनिंग। तो वो जो 10 दिन थे वो सारे के सारे मेरे हॉस्पिटल में ही निकले थे। वो टाइम ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि पापा सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे। वो जो सपने थे कि फर्स्ट डे होगा पोस्टिंग का, फर्स्ट डे होगा ज्वाइनिंग का, मेरी फैमिली मेरे पास होगी, उनके चेहरे पे मैं खुशी देखूंगा, वो सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं वैनिश हो चुकी थी। क्योंकि इस टाइम जंग सिर्फ ये थी कि किसी तरह ये सर्वाइव कर जाएं, और वो कंसिस्टेंटली आईसीयू में ही एडमिटेड थे। तो मुझे ज्वाइन करना था 6 जुलाई 2015 को। 7 जुलाई 2015 को मेरा बर्थडे था, एक दिन पहले मुझे ज्वाइन करना था। तो 5 जुलाई तक जो था मेरा पूरा का पूरा जो टाइम था वो हॉस्पिटल में निकला। 6 जुलाई को किसी तरह हिम्मत करके मैंने कसौली में रिपोर्ट किया। अब वहाँ पे आपको पता है जब भी आप एक एज अ न्यू ऑफिसर किसी स्टेशन पर जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। वहाँ का जो स्टाफ होता है वो बहुत अच्छे से आपको वेलकम करता है। वहाँ पे एक पार्टी टाइप, एक फंक्शन टाइप ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें जो आउटगोइंग ऑफिसर होता है उसके लिए फेयरवेल होती है और जो इनकमिंग ऑफिसर होता है उसका वेलकम किया जाता है। तो आपको हार पहनाए जाते हैं, हर तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो एक अपने आप में स्पेशल डे होता है। बट मैं अंदर से उस टाइम खोया हुआ था। आप समझ सकते हो, मेरे फादर आईसीयू में थे और मैं वहाँ पे गया था, मेरी फैमिली का कोई मेंबर मेरे साथ नहीं था। मैं खुद ही गया, खुद ही ड्राइव करके मैं उस दिन वहाँ पर गया। सो वहाँ पे जब आउटगोइंग ऑफिसर के लिए ये फेयरवेल फंक्शन चल रहा था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे आंखों के सामने वो सीन घूम रहे थे जो मैं इमेजिन करता होता था।
जो हर माँ बाप का सपना होता है कि काश यहाँ पे आज मेरे माँ बाप होते, वो देखते मुझे मेरा फर्स्ट चार्ज अज्यूम करते हुए, कि यहाँ मुझे जो ये लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं, वो जब अपनी आंखों से देखते हैं तो उनको कितना प्राउड फील होता है। उनके फेस पे वो प्राउड वाले एक्सप्रेशन और फीलिंग देख के कहीं ना कहीं मुझे एक इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती। बट कोई भी नहीं था, मिसिंग थे सबके सब। आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे मेरे जो दिमाग की हालत होगी, जो मन में मेरे उथल पुथल चल रही होगी, वो किस लेवल की होगी। मैं खोया हुआ था, मेरे सराउंडिंग बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, बट मेरे लिए वो सब चीज़ें उस टाइम इमटेरियल थी, क्योंकि पेरेंट्स के बिना ये सब चीज़ें आपको नहीं मैटर करती हैं। और मैंने पहले भी एक सेशन में डिस्कस किया था कि मैंने सिविल सर्विसेज को ऑप्ट करने का, इसके लिए प्रिपेयर करने का डिसीजन क्यों लिया था। मेरे कोई ऐसे सपने नहीं थे कि हाँ मुझे इतना बड़ा ये कर देना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं पता थी। जस्ट मेरे फादर अपने बचपन की कुछ चीज़ें मुझे बताते थे कि वो अपने टाइम पे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे। थोड़ा बहुत उन्होंने प्रिपेयर भी किया, बट क्योंकि मेरे दादाजी को बहुत ही एक अर्ली एज में पैरालिसिस अटैक हो गया था, जिसकी वजह से सारी की सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर पे आ गई थी। फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम घर की ठीक नहीं थी, तो उस वजह से वो अपना वो ड्रीम परस्यू नहीं कर पाए। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफिसर को देख के हमेशा होता था कि काश मैं भी इस चीज़ के लिए एक बार ट्राई कर लेता। तो जस्ट इसलिए कि वो मुझसे ऐसा बोलते होते थे, तो मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। आपको लगेगा कि ठीक है सर, आप तो बताते हो कि करियर ऐसे ऑप्ट करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। उस टाइम हर बंदा जब उस फेज में होता है उसको इतनी समझ नहीं होती है। मैं अपनी गलतियों से, अपने सही चीज़ों से आपको गाइड करता हूँ। तो मैं आपको तब का फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेरा उस टाइम माइंडसेट क्या था। ऑल दो मेरे फादर ने कभी भी नहीं मुझे बोला कि हाँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, वो मेरी अपनी इच्छा थी। तो जब आपने इस एक सोच के साथ प्रिपेयर किया हो और उसके बाद क्रैक कर लिया हो, और उस दिन आपके फादर ही इस हालत में हो, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप एक लो फेज के थ्रू गुजर रहे हो उस टाइम पे। उस टाइम जब मैंने अपना चार्ज अज्यूम किया, फर्स्ट टाइम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई गवर्नमेंट सीट पे मैं बैठा, तो मेरा अपना कोई भी नहीं था मेरे साथ। प्रेस वाले आए, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं ठीक है उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था, बट कहीं ना कहीं सब कुछ खाली खाली था, सब कुछ मिसिंग था। सो जिस दिन आप ज्वाइन करते हो तो उस दिन डेफिनेटली पिक्स वगैरह भी क्लिक की जाती हैं। तो अगले दिन मेरा बर्थडे भी था, तो अगले दिन नेक्स्ट डे ही मैं अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल गया, आईसीयू में गया। और उस टाइम मैंने उनको वो पिक्स दिखाई कि शायद इन पिक्स को देख के इनके अंदर एक नया जोश, एक नई एनर्जी आ जाए, एक नया एंथुजियाज्म आ जाए और एक नई खुशी आ जाए। क्योंकि ऐसे मोमेंट पे जब वो खुद भी एक बहुत ही डिप्रेसिंग, एक लो फेज से गुजर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करती है। तो डेफिनेटली उस चीज़ को देख के उन्होंने बहुत प्राउड फील किया। ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन द बेड। तो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल मोमेंट था। तो उसके बाद आप ये लगा सकते हो कि फर्स्ट पोस्टिंग का जो मेजॉरिटी पार्ट था वो मेरा हॉस्पिटल्स में निकला। फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड आफ्टर दिस फेज। जो ये एक आईसीयू वाला फेज था, इससे वो सर्वाइव कर गए। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे फादर उस रेयर केसेस में आ गए जो इस प्रॉब्लम से सर्वाइव कर जाते हैं। बट एट दैट टाइम ही वॉज टोटली बेड रिडन। अगले कुछ महीनों के लिए टोटली बेड रिडन हो गए। इस दौरान वो बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि ब्रेन से इतना सिग्नल भी नहीं आता था कि टंग मूव कर सके। आप मुंह में कुछ रख रहे हो खाने के लिए या पीने के लिए, तो उसको स्वेलो कर सको, उसका सिग्नल भी नहीं आता था। तो उस वजह से फूड पाइप लगी हुई थी। खुद से उठ नहीं पाते थे, खुद से साइड नहीं ले पाते थे, मतलब टोटली डिपेंडेंट हो गए थे। तो अगले कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग रहे मेरे लिए। बहुत से डॉक्टर्स के पास हम गए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए, बट ओवर द टाइम हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो अपने पैरों पे वापस खड़े हो पाए। ऑल्दो उनकी इस न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से आगे फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस भी हुई, कुछ ऑपरेशंस भी कराने पड़े, कई तरह के ट्रीटमेंट भी चले, आज तक चल रहे हैं, आज तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। वीकनेस डे बाय डे बढ़ती चली गई। सो तब से लेके आज तक वो हॉस्पिटल्स वाला, वो सिलसिला ट्रीटमेंट वाला सब चल रहा है, और वो कभी भी दोबारा अपना एक्टिव लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं जी पाए। बिफोर ईयर 2015 ही वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, बट उसके बाद उनका जो लाइफस्टाइल था,
उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। बट मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि एटलीस्ट वो मेरे सर पे बैठे हैं। आपके पेरेंट्स आपके लिए एक छत की तरह होते हैं, उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। अगर वो है आपके साथ ना, तो वो अपने आप में ही आपके लिए एक बूस्टर का काम करती है चीज़। सो आपके पेरेंट्स कभी भी किसी भी हालत में हो ना, उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ना है, उनको हमेशा हिम्मत देनी है। हमेशा वो टाइम याद रखा करो जब आप उन पे टोटली डिपेंडेंट थे, जब आप चल भी नहीं पाते थे बचपन में। सो अगर उनका कोई ऐसा फेज आ जाता है लाइफ के अंदर, तो उस टाइम उनको बोझ नहीं मानना है। ये सोचो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही है। उनकी प्रेजेंस अगर होगी तो आप हर चैलेंज को ओवरकम कर जाओगे। 2015 के बाद उनकी हेल्थ को लेके बहुत से चैलेंजेस आए और आज तक फेस कर रहे हैं, बट उनकी प्रेजेंस ही है जो हिम्मत देती है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। सो फर्स्ट पोस्टिंग के दौरान जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और उसके बाद जब कुछ महीनों का बेड रिडन वाला फेस था और उसके बाद उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया, किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया, तो उस टाइम पहली बार मैं अपनी फैमिली को कसौली लेके आया, अपनी पोस्टिंग वाली जगह पे। तो ऑफिस में आके उस टाइम मैं सीधा उनको अपने ऑफिस में लेके आया, अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को। फॉर द फर्स्ट टाइम माई सिस्टर एंड माई मदर विजिटेड माई ऑफिस, क्योंकि वो भी तब तक नहीं आए थे, क्योंकि उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। सो ऑफिस में एंटर करके सबसे पहले मैंने अपने फादर को ही अपनी सीट पे बिठाया। अब आप इमेजिन कर सकते हो वो फीलिंग फील कर सकते हो जो उस मोमेंट पे उनके अंदर आई होगी और मेरे अंदर आई होगी। जब हम उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये सरवाइव करेंगे या उसके बाद कि वापस अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, वो खुद भी कहीं ना कहीं अंदर उम्मीद छोड़ चुके होंगे, बट स्टिल उन्होंने विल पावर रखी जिसकी वजह से वो रिकवर कर पाए। तो ऐसा इंसान जिसका खुद का सपना था किसी टाइम पे कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, बट हालात ऐसे थे जिसकी वजह से वो चीज़ वो परस्यू नहीं कर पाए, और उन्हीं के लिए उनके बेटे ने प्रिपरेशन की हो कि इनका अधूरा सपना किसी तरह मैं पूरा कर दूं, और आज इस तरह के एक लो फेज के बाद वो उस गवर्नमेंट सीट पे जहां उनके बेटे को पोस्ट कर रखा है वहां जाके बैठे हैं, तो कितना मन भराएगा। तो ही स्टार्टेड क्राइंग, उसी मोमेंट पे ही स्टार्टेड क्राइंग। तो उनको देख के मैं भी इमोशनल हो गया, और मेरे लिए आज तक मेरी जिंदगी का मोस्ट इमोशनल मोमेंट वही ही है। आप फीलिंग ले सकते हो कि उस टाइम पे किस तरह का एक माहौल बना होगा। मतलब उस सिनेरियो को देख के माई सिस्टर, माई मदर ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। सो पूरी फैमिली के लिए ही एक बहुत ही इमोशनल और एक मेमोरेबल मोमेंट था वो। कई बार सपने आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से पूरे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है आपने एक सपना लिया तो एग्जैक्टली उसी शेप में पूरा होगा। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि सपने अलग अलग स्टेजेस में पूरे होते हैं। जो सपना मैंने लिया था कि 6 जुलाई को पूरा होगा जब मैं फर्स्ट डे ज्वाइन करूंगा, वो उस टाइम पूरा नहीं हुआ, बट ये सपना दूसरी तरह से पूरा हुआ। और मैं ये फील करता हूँ कि उस मोमेंट की वैल्यू जो अदरवाइज 6 जुलाई को होती है, अगर मेरे फादर बिल्कुल नॉर्मल होते तो जितनी खुशी तब होती, इस मोमेंट पे वो खुशी उससे इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा हो गई, क्योंकि उनके लिए एक नया जन्म था, दूसरा जन्म था। एक तरह से दूसरे जन्म में उन्होंने वो फीलिंग ली, जिसकी वजह से इस फीलिंग की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। इस तरह के जो लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक लाइफ लेसन का काम करते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए। अदरवाइज लाइफ बहुत छोटी है, हम कुछ भी नहीं सीखेंगे और गलतियों पे गलतियां करते चले जाएंगे। जब तक हमारी एज बहुत ज्यादा भी हो जाएगी ना, तब भी एक ऑप्टिमम लेवल की मैच्योरिटी अचीव नहीं कर सकेंगे। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं एक फाइनल लेवल की मैच्योरिटी अचीव कर चुका हूं। मैच्योरिटी अचीव करने का लेवल इनफाइनाइट है, आप कभी भी नहीं कह सकते मैं एक एंड पॉइंट पे पहुंच गया हूं, बट एक ऑप्टिमम लेवल की मैच्योरिटी तो लाइफ में आनी चाहिए। वो इस तरह की चीजें ही सिखाती हैं जब आप फेस करते हो या दूसरों की लाइफ को करीब से देखते हो, जानते हो, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी सीखते हो। तो आज के सेशन को आपने सिर्फ एक स्टोरी की तरह नहीं लेना है, इससे कुछ डिराइव भी करना है, कुछ सीखना भी है। क्या सीखना है? जिंदगी के अंदर जो हमारे खुशी के मोमेंट्स होते हैं और जो हमारे दुख के मोमेंट्स होते हैं, वो दोनों साइन वेव की तरह चलते रहते हैं। साइन वेव कैसे चलती है? इस तरह से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब मैं एक साइड आपको दिखा रहा हूं हैप्पी मोमेंट्स या फीलिंग्स कह लो आप, हैप्पी फीलिंग्स जो आपके अंदर चलती हैं, और ये आप कह सकते हो बैड मोमेंट्स या बैड फीलिंग्स। ये दोनों चलती रहेंगी और ये एक्सक्लूसिवली नहीं चलेंगी, ये एक दूसरे पे ओवरलैप होके चलेंगी। मतलब ये आपकी हैप्पी फीलिंग चल रही है और साथ ही आपकी ये बैड फीलिंग या
सैड मोमेंट्स चल रही हैं। अब होगा क्या, कभी बैड मोमेंट्स की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं रहेगी कि हाँ पीक इतना ही रहेगा। कई बार बैड फेज की पीक बहुत ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी हैप्पी मोमेंट्स की पीक जो होगी बहुत ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तो ये ओवरलैप जब करेंगी तो आपको लाइफ में ये चीज माननी पड़ेगी कि लाइफ के अंदर हैप्पी मोमेंट्स और बैड मोमेंट्स जो वर्स्ट फीलिंग्स होती हैं ये सब की सब मिक्स चलनी ही चलनी है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने ये अचीव कर लिया या ये मैंने अगर कर लिया तो उसके बाद अब मुझे कोई डाउन फेस नहीं करना पड़ेगा। लाइफ बहुत डायनेमिक है, लाइफ के अंदर बहुत से सेक्टर्स हैं। एजुकेशन, आपका करियर सेक्टर, आपकी हेल्थ एक अलग सेक्टर है, आपके पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशंस, ये सब अलग अलग सेक्टर्स हैं। कितने ही आप डिफाइन कर सकते हो। तो क्या आप सोच सकते हो कि हर सेक्टर के अंदर आपका पीक ही चल रहा होगा? इंसान आप एक हो, लेकिन हर सेक्टर में अलग टाइम पे पीक आएगा और अलग टाइम पे लो फेज आएगा। तो जब ओवरलैपिंग होके चलना है तो आपको ये चीज मान के चलनी पड़ेगी, लाइफ चैलेंजेस से ही भरी पड़ी है। हर मोमेंट पे आप ये फील करोगे कि दुनिया को बाहर से चाहे लग रहा हो कि हाँ इस बंदे की लाइफ तो यार बड़ी अच्छी है, आइडल लाइफ जी रहा है, बट कहीं ना कहीं अंदर वो किसी ना किसी चीज में चैलेंज फेस कर रहा होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा। और ये लाइफ का पार्ट है, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। जब आप ये समझ जाओगे ना तो ये समझ लो कि आपने लाइफ की असलियत को समझ लिया है। कभी भी किसी भी चीज से ओवर एक्सपेक्ट मत करो, किसी भी सिचुएशन में एक्सट्रीम इमोशंस मत दिखाओ, ना एक्सट्रीम इमोशंस अंदर से फील करो। बहुत अच्छा हो गया तो ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा शोशेबाजी करने की जरूरत है। बहुत वर्स्ट हो गया तो बिल्कुल दिल छोड़ने की जरूरत नहीं है और किसी के सामने फालतू में ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। जैसे है ठीक है, बहुत अच्छा हो गया तो भी ठीक है, बहुत खराब हो गया तो कोई बात नहीं, हिम्मत रख के इस फेज को ओवरकम करेंगे। आने वाला फेज जो है वो बेटर होगा ही होगा, हमेशा लो फेज नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड आप हार्डवर्क करते रहो। हथियार नहीं डालने हैं, हथियार डाल देते हो फिर डिप्रेसिंग मोड में चले जाते हो। ये जो लो फेज है ना, यहाँ पे अगर हथियार डाल दिए ना फिर यहीं फंसे रह जाओगे, इस खड्डे में फंसे रह जाओगे। यहाँ से बाहर निकलना है, वो तभी निकल पाओगे जब अंदर की जो एक इंटरनल एनर्जी है, आपका खुद का एक सेल्फ मोटिवेशन है, वही आपको इससे वापस ऊपर लेके जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। अब आपको इस चीज को अपनी लाइफ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है। ये नहीं है एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, फिर कोई फायदा नहीं ऐसे सेशन का। तो जल्द मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक अपने इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मोटिवेशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब का ख्याल रखिए सो डैट कोई भी लो फेज, डिप्रेसिंग फेज आपको रोक ना पाए और आप जल्द से जल्द अपनी मंजिल को हासिल करो। जय हिंद।